वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी आज होने वाले काबीना इजलास पर ब्रीफ कर रहे हैं। उनकी नई राहें खुल सकती हैं और यकीनी तौर के ऊपर ये इस खित्ते के लिए गेम चेंजर रिलेशन साबित हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप भारत के अंदर मुसलमानों को एक दूसरे दर्जे का शहरी समझें, मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, कश्मीर के लोगों को उनके हकूक़ ना दें और हम ये समझें कि इस सब के बावजूद हम और हिंदुस्तान हंसी खुशी रह सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा सबसे अहम बात यह है, आज काबीना ने जो यही पोजीशन है हुकूमत पाकिस्तान की और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने बिलखसूस इस पोजीशन को रीअट्रेट किया है, इसके ऊपर दोबारा ज़ोर दिया है और इसी पोजीशन को ले कर के हम आगे बढ़ेंगे। और अब भी हम हिंदुस्तान के साथ ताउन करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, मईशत में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से पहली शर्त यही होगी कि वो कश्मीर के ऊपर 5 अगस्त की पोजीशन पर वापस जाए। दूसरा अहम फैसला जो आज काबीना ने किया, कोविड के ऊपर आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो हर लम्हा तब्दील हो रही है। बदकिस्मती से यहाँ पर कोविड केसेस में बेपनाह इजाफा हुआ है और जो तीसरी लहर है हम उसका सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने कोविड का मुकाबला, कोरोना का मुकाबला इस तरह से किया कि आलमी दुनिया ने उसकी मिसालें दी। जब शुरू में ये फरवरी में जब ये कोविड पाकिस्तान में आया, उस वक्त जब जो इक़दाम हमने एयरपोर्ट्स के ऊपर लिए, जो इक़दाम हमने अंदरूने पाकिस्तान लिए, उसकी कोई मिसाल बैरूनी दुनिया में नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमने कोरोना की पहली दोनों लहरों का बड़ी कामयाबी से मुकाबला किया। आज जो तीसरी लहर जारी है, इससे ज़ाहिर है कि बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हैं, लोग बहुत मुतासर हो रहे हैं और इस वक्त भी हुकूमत पाकिस्तान की ये है कि हम कोरोना की लहर का उसी मुनज़्ज़म अंदाज से मुकाबला करें जिस तरह हमने पहली 2 लहरों का मुकाबला किया था। और आज जो काबीना ने इस ज़मन में अहम फैसला किया है वो 2 वैक्सीन इस वक्त, आप पहली बात तो आप ये जहन में रखिए, 98% जो पाकिस्तानी हैं उनको मुफ्त वैक्सीन अवेलेबल होगी और ये तमाम वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान अपने पैसों से मंगवा के या जो उसे अतिया मिलेगा उससे मंगवा के 98% पाकिस्तानियों को फ्री वैक्सीन लगेगी। 2% पाकिस्तानी जो क्यू में नहीं लगना चाहते, जो लाइन में नहीं लगना चाहते, उनके लिए हमने फैसला किया था कि हम प्राइवेट वैक्सीन की भी इजाज़त दे दें। अब प्राइवेट वैक्सीन में 2 मसले हैं। एक मसला तो ये है कि जो इम्पोर्टर है वो वैक्सीन दुनिया में तलाश करके लाता है, क्योंकि ये ऐसे अवेलेबल नहीं है। जब वो तलाश करके लाता है तो वो उसको अपनी मनमानी कीमत पे बेचना चाहता है। अब एक तरफ हम चाहते हैं कि वो 2% पाकिस्तानी या 3% पाकिस्तानी जो कि लाइन में नहीं लगना चाहते और लाइन जंप करके अपने पैसों से लगवाना चाहते हैं, हम उनको ये सहूलत देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम प्राइम मिनिस्टर साहब का ये भी एक बिल्कुल कतई मौक़िफ़ है कि लोगों को लूटने की भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो उसके लिए एक बैलेंस्ड पोजीशन जो है वो एक क्रिएट करनी है। इस वक्त 2 वैक्सीन जो हैं वो पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई हैं। एक रूसी साख्ता वैक्सीन है जिसका नाम स्पुतनिक है और एक चाइनीज़ साख्ता वैक्सीन है जिसका नाम कैनसाइनो है। जो स्पुतनिक का जो रेट है उसके ऊपर एक तनाज़ा है जो कि इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त चल रहा है। जो ही सिंध हाई कोर्ट का हतमी फ़ैसला उसमें आएगा तो स्पुतनिक की जो प्राइस है वो उसके मुताबिक फ़िक्स होगी। फ़िलहाल कैनसाइनो की जो प्राइस है वो 4,225 रुपये फ़िक्स की गई है। ये जो कैनसाइनो चाइना का जो इस वक्त टीका है या जो जैब है ये एक लगता है। बाकी आपको मालूम है कि तमाम जो वैक्सीन्स हैं, फाइज़र है या मॉडर्ना है या बाकी जो सारी वैक्सीन्स हैं, ये सारी वैक्सीन 2-2 जैब्स लगती हैं। लेकिन ये जो चाइना का ये जो कैनसाइनो है इसकी एक डोज जो है वो काफ़ी है और इसकी कीमत 4,225 रुपये जो है वो रखी गई है। इसके साथ सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन एक और है जो कि एक लगती है। लेकिन बहरहाल इससे हमने एक वैक्सीन का मसला हल कर दिया है। दूसरी वैक्सीन का जो ही हाई कोर्ट से ये डिसीजन आता है हम उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेंगे। इसके साथ एक और बहुत बड़ी जो कामयाबी हमें हासिल हुई है वो हेल्थ कार्ड्स है।
देखिए, अब आज काबीना ने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के तमाम शहरियों को भी जो सेहत कार्ड है उसकी सहूलत जो है वो मुयस्सर होगी, और उसका दायरा कार जो है अब खैबर पख्तूनख्वा में तमाम शहरियों को ये सहूलत हासिल है। अब इस्लामाबाद में और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम लोगों को भी ये सेहत कार्ड की सहूलत जो है वो मुयस्सर होगी। और आपको मालूम है कि सेहत वज़ीर-ए-आज़म साहब के दिल के बहुत करीब सब्जेक्ट है। ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब को बहुत उनका जो दिल है वो इसके लिए धड़कता है, दुखता है। तो उन्होंने ख़ुद भी शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया, और उनकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों को हम मुफ्त इलाज की तरफ जो है वो लेके जाएँ। 43 कंपनियों की नई कीमत जो है, 43 जो दवाइयाँ हैं उनकी नई कीमत का भी तयन किया गया है। किसी दवाई की कीमत में इजाफा जो है वो नहीं किया गया। नई कीमतों का तयन हुआ है लेकिन नई जो इजाफा है वो नहीं किया गया। इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी में बेहतरी लाने और डिलीवरी को मज़ीद मौसर बनाने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पिछली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस और इत्तेफाक से उस दिन भी मैंने ही की थी। हमने आपको बताया था कि वफाकी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कवानीन में तब्दीली लाई गई है, और उस तब्दीली के बाद जो इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेट हैं उनको निकालने का जो तरीक़ाकार है उसको सहल बना दिया गया है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज काबीना को ये हदायत की है कि अपने जो महकमे हैं उनके अंदर झांकें, और जो अफसरान सहल पसंद हैं और काम नहीं कर पा रहे उनको हुकूमत से फारिग करके घर भेजने की तैयारी करें, और उसके लिए जो है वो जो रूल्स हैं वो पहले ही बना दिए गए हैं और उसके मुताबिक जो है वो अमल करना चाहिए। एक और अहम जो फ़ैसला है वो ब्रॉडशीट की जो रिपोर्ट है वो आज रिलीज़ की गई है। ब्रॉडशीट के ऊपर काफ़ी मीडिया में बातें जो हैं वो हो चुकी हैं, लिहाजा मैं बहुत तफसील से उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन कुछ जो नई चीज़ें जो आपकी दिलचस्पी के लिए होंगी। 5 लोगों के ख़िलाफ़ फौरी तौर के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई जो है उसका हुक्म आज काबीना ने दिया है। इनमें अहमद बिलाल सूफ़ी साहब शामिल हैं, हसन साकिब शेख साहब शामिल हैं, ये इस वक्त FBI में हैं, ग़ुलाम रसूल साहब शामिल हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के जॉइंट सेक्रेटरी थे, अब्दुल बासित साहब साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर UK में, उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। शाहिद अली बेग जो कि डायरेक्टर ऑडिट एंड अकाउंट्स हाई कमीशन थे लंदन में, उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तारिक फवाद मलिक इन्होंने जो ब्रॉडशीट का सारा जो करवाया था कॉन्ट्रैक्ट, उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो जो ब्रॉडशीट कमीशन ने इन 5 हज़रात को मेन एक्यूज्ड डिक्लेयर किया है अपनी इस रिपोर्ट में। इसके अलावा ब्रॉडशीट कमीशन ने एक बहुत ही अहम जो नुक्ता उठाया है वो ये है कि 2011 और 2017 के दरमियान जो नैब का जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, यानी जो एहतसाब का जो अमल था, उसको उन्होंने कहा कि दैट वाज द डार्केस्ट एरा ऑफ नैब। ये सबसे ज़्यादा जो अंधेर नगरी मचाई गई नैब के किसी भी दौर में वो 2011 से 2017 के दौर में थी। और आपको मालूम है कि इसमें उस वक़्त जो कमरुज़्ज़मान साहब थे वो चेयरमैन नैब थे, उसके अलावा प्रोसिक्यूटर जनरल्स और बाकी जो लोग थे, उनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से स्विस अकाउंट्स और उनकी जो दस्तावेज़ात हैं वो गायब हो गई और लोगों को पता भी नहीं चला। अब जो ब्रॉडशीट कमीशन है उसने ये रिकमेंडेशन की है, और उनकी रिकमेंडेशन के मुताबिक कमर ज़मान और नैब के जो दूसरे उस वक़्त हाई पोजीशंस के ऊपर लोग थे उनकी क्रिमिनल लायबिलिटी का तयन किया जाएगा। और इसके साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी याद करा दूँ कि जो आसफ जरदारी साहब और उनकी जो पीपल्स पार्टी की जो बाकी क़यादत थी उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे वो इसलिए आपको याद होगा कि बरी हुए थे जरदारी साहब, जिसमें कहा गया कि नैब के पास ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है स्विस अकाउंट्स का। ये एक बिल्कुल झूठ बात थी, और हम ब्रॉडशीट कमीशन के जस्टिस अजमत सईद साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो डिस्कवर किया, और अब स्विस अकाउंट्स का ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो हुकूमत के पास मौजूद है, और उस बुनियाद के ऊपर जरदारी साहब के ऊपर भी जो स्विस अकाउंट्स हैं वो दोबारा खोले जा सकते हैं, और हमारी जो लीगल टीम है उसका जायज़ा जो है वो ले रही है। इसके साथ साथ ब्रॉडशीट कमीशन ने ये कहा है कि जो, और ये आपको जिस तरह से मालूम है कि एविडेंस को यानी शहादतों को ज़ाया करना या छुपाना
ये क्रिमिनल ऑफेंस है, लिहाजा उस वक़्त के जो डायरेक्टर जनरल नैब हैं और प्रोसिक्यूटर जनरल और दीगर लोग, उनके ख़िलाफ़ भी क्रिमिनल कार्रवाई जो है वो उसमें उस काबिल अमल जो है उसको बनाया जा रहा है। इसके बाद शहजाद अकबर साहब ने जो आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उन्होंने चीनी माफिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और सट्टेबाज़ों के ख़िलाफ़ जारी एक्शन के हवाले से एक तफसीली ब्रीफिंग दी। इस जो ब्रीफिंग है इसका जो चूँकि तफसीलात पहले शहजाद अकबर दे चुके हैं तो बहुत तफसील मैं नहीं दूंगा, लेकिन सिर्फ इतना है कि तकरीबन 11 के करीब लोग जो हैं उन्होंने अरेस्ट किए हैं, उनका रिकॉर्ड जो है वो सामने आया है और पता ये चला है कि तमाम ही जो शुगर मिलों का, ये बड़े शुगर मिलों का, यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं कि 45% जो पाकिस्तान की शुगर प्रोडक्शन है वो 2 फैमिलीज़ के पास है, एक जरदारी साहब के पास और एक नवाज शरीफ साहब के पास। तो इनके समेत जो बाकी लोग हैं उन्होंने सट्टे के ज़रिए की चीनी की कीमत जो है वो बढ़ाई और उस तरह से एक वो क्रिमिनल ऑफेंस के मर्तकब हुए और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मर्तकब हुए। लिहाजा उधर भी जो जो लोग मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म जो है वो दिया गया है। इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम बहरान का जायज़ा जो है वो लिया। पेट्रोलियम के ऊपर आपको मालूम है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है कितने जो फ़ैसले किए थे और असद उमर साहब ने, शफ़क़त महमूद साहब ने, शीरी मज़ारी साहिबा ने और आज़म सवाती साहब ने इस कमेटी को चेयर किया था, इस कमेटी में शिरकत की थी और उन्होंने जो बड़े फ़ैसले थे उसके मुताबिक नदीम बाबर साहब को, जो उस वक़्त हमारे SAPM हैं, उनको फोरेंसिक जो जब तक होता है उस वक़्त तक अपने ओहदे से अलहदा कर दिया गया था। अब जो 3 बड़े एक्शंस हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस शामिल हैं, क्रिमिनल एक्शन शामिल है और लेजिस्लेटिव एक्शन शामिल हैं। कमेटी ने उसकी तफसील जो है वो दी है। इसके मुताबिक जिन कंपनीज़ ने 20 दिन का स्टॉक जो कानूनन रखना है वो नहीं रख सकें, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होगी। इसके साथ उन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी जो कि अपना जो तेल की तरसील है वो उन्होंने वक्त के ऊपर नहीं की है। इसके साथ साथ जो बर्थिंग है, यानी जो आकर के कराची में जब जहाज़ लगते हैं तो उस बर्थिंग का जो प्रोसेस है उसको जो मैनिपुलेट किया जाता है, यानी जहाज़ को आप दूर कर खड़ा कर दें और कीमत बढ़ जाए तो फिर वापस ले आएँ और कीमत ज़्यादा हो तो अपने जहाज़ को पहले लगवा लें, ये सारा जो एक लूटमार मची हुई है इसके ऊपर भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। और उसके बाद ओगरा लॉ जो है उसमें तब्दीलियाँ की जाएंगी ताकि जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में और ओगरा में एक बैलेंस जो है वो क्रिएट किया जा सके। इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए हैं इसमें डायरेक्टर जनरल ऑयल जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया था कि उसमें जो ऑफिसर्स मुलव्वस हैं डायरेक्टरेट जनरल के ऑयल के, उनको जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। इस तरह से पोर्ट कासम अथॉरिटी के ऊपर जो लोग हैं उनको रिमूव किया जाएगा। प्रोफेशनल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा टेक्निकल पोजीशंस के ऊपर। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला जो उन्होंने किया है कि मॉनिटरिंग सेल क्रिएट किया जाए पेट्रोलियम डिवीजन में ताकि हमारा जो डाटा है वो रिलायबल हो। अभी क्या होता है कि वो पेट्रोलियम कंपनियों से ही पूछते हैं कि आप बताइए कि कितना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो अब उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट एक जो सेल है वो क्रिएट जो है वो किया जाए। इसके साथ लैब्स होनी चाहिए और वो एक तफसीली जिन लोगों को दिलचस्पी होगी पेट्रोलियम से वो जो है वो देख सकते हैं उसको। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की जो EVM मशीन्स हैं उनको बहुत सराहा और उन्होंने ये कहा है कि काबीना को जो समंदर पार पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को इंतखाबी अमल में शिरकत दारी के लिए और हमारे इलेक्शंस को जो EVM के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए इक़दामात करने में तेज़ी करनी चाहिए। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद ये है कि हम एक प्रोसेस क्रिएट कर पाएंगे जिसमें कश्मीर के इलेक्शंस का एक हिस्सा यकीनन हम EVM के ऊपर हमारी कोशिश है कि हम ला सकें। और डॉक्टर बाबर अवान साहब जो हैं वो पार्लियामेंट्री इस कमेटी के सरबराह हैं और उनके साथ मिल के हम ये एक पूरा जो और मुझे आज बड़ी खुशी है कि स्पीकर साहब की और अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात हुई है और हम चाहते हैं कि ये अमल आगे बढ़े और अपोजिशन इस जो अमल है उसमें शामिल हो और ताकि हम तमाम जो असम्बली है अपोजिशन और हम मिल करके एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकें इलेक्शंस का जिस पे सबको एतमाद हो। ये ना हो कि हम
जीते हैं तो वो कहें जी ये हम नहीं मानते, और वो जीते हैं तो हम कहें हम नहीं मानते। सो बजाय इसके कि हम हर वक्त इसी लड़ाई में पड़े रहें, हमने ये पहले भी दावत दी है और फिर हमने दावत देते हैं कि आज आइए आगे बढ़ते हैं। और ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है इसका यही मकसद होगा कि ये तमाम जो पार्लियामेंट के अंदर एक कंसेंसस क्रिएट कर सके इस ज़मन में। सरकारी इदारों के सरबराहान की तैनाती में अब तक की पेशरफ्त के ऊपर ब्रीफिंग दी गई है। काबीना को बताया गया है कि 29 मार्च 2021 तक कुल 94 असामियाँ जो हैं वो खाली हैं। इनमें 33 वो हैं जिनके हवाले से तैनाती का अमल जारी है। 44 ऐसी असामियाँ हैं जहाँ कवानीन में इस्लाहात, इदारे के इंज़माम या किसी दूसरी वजह से तैनातियों में इल्तवा है। इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब को ने बड़े अपने तासुफ़ का इजहार किया है, अफसोस का इजहार किया है कि इतनी ज़्यादा असामियाँ जो हैं वो अब तक क्यों खाली हैं। और उन्होंने अगली काबीना मीटिंग में मिनिस्टर्स को और सेक्रेटरीज़ को कहा है कि वो इस हवाले से अपनी जो वजारतें हैं उनका जवाब लेके आएँ कि ये क्यों इतना जो है वो अभी तक इतनी असामियाँ जो हैं वो क्यों खाली हैं। ऑडिट और अकाउंट के जो शोबा है उसमें बहुत बड़ी रिफॉर्म्स इस हुकूमत ने इंट्रोड्यूस कराई हैं। और पहली बार जो हमारा ऑडिट का जो इस वक्त निज़ाम है वो इफ़ेक्टिव शुरू हुआ है। उसमें जो SOEs हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म ये दिया है कि ये SOE की जो स्पेशल कमेटी है कैबिनेट की उसके सामने ये रिपोर्ट जो है वो रखी जाए और इस रिपोर्ट को फिर एक पूरा थॉरली देखा जाए कि कैसे इसमें जो हमारी जो इस वक्त बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं वो आपको पता है हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं उनमें जा रहा है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि उनको देखा जाए कि हम उसको कैसे उनके जो ऑडिट का निज़ाम है उसको कैसे बेहतर करें और फिर उसको ठोस सिफारिशात जो हैं वो काबीना के सामने जो है वो लाई जा सके। चेयरमैन PIACL बोर्ड का मामला जो है वो 1 हफ्ते के लिए पेंडिंग किया गया है। इस तरह बंदरगाहों के चार्जेस में कमी के लिए जो अब तक इकदाम थे वो भी अली ज़ैदी साहब ने कहा है कि वो आखिरी 1 हफ्ता उनको चाहिए उसको मुकम्मल करने के लिए, तो उसको एजेंडे को जो है किया गया है। मिसेस किश्वर अहसन को पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मेंबर प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन तैनात जो है वो किया गया है। इसी तरह से काबीना ने मुल्की मुआशी ज़रूरियात के तहत वजारत ख़जाना की जानब से फरवरी 2020 से उठाए जाने वाले माली इक़दामात की मंजूरी देते हुए इन कर्ज़ों पर हुकूमत पाकिस्तान की जानब से टैक्सों के नफाज में छूट देने की भी मंजूरी दी है। मेट्रोपॉलिटन क्लब बिल्डिंग F9 पार्क जो है उसका एजेंडा भी मुलतवी कर दिया गया है क्योंकि उसके ऊपर मज़ीद थोड़ी बहस चाहिए कि आखिर आप ये देखिए कि किस तरह से नवाज़ शरीफ साहब और उनकी कंपनी ने 2-2.5 अरब रुपए का एक बिल्डिंग खड़ी कर दी है और अभी तक उसका पता नहीं है कि हमने उसका करना क्या है। ये इस तरह के जो उन्होंने पिछली हुकूमत ने जो पैसे खर्चे हैं वो एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है हुकूमत के लिए कि किस तरह से इसको जो है वो डील किया जाए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ की साबिका अफसर डॉक्टर फरनाज मलिक को परफॉर्मा प्रमोशन देने की जो मंजूरी है वो दे दी गई है। इसी तरह से नए चेयरमैन ओवरसीज़ वजारत पाकिस्तान और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को जो है एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन का जो नया चेयरमैन है उसको लगाने का कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि कटास राज को सूबाई जो कंट्रोल है उससे लेके एवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड को दे दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद जो है वो कर दिया गया है। पाकिस्तान स्टील मिल की जो निजकारी है उसकी जानिब एक और बड़ा कदम हुआ है जबकि काबीना ने पाकिस्तान स्टील मिल की सब्सिडरी कंपनी बनाने। बाकी वजीर फवाद चौधरी काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफ करें। उन्होंने बताया कि कैंसाइनो वैक्सीन की कीमत 200, 25 और 4,000 रुपये मुकर्रर की गई है। लाहौर के जिना अस्पताल में वैक्सीन की 600 खुराकों के रिकॉर्ड का मौजूद नहीं है और महकमा सेहत ने अस्पताल इंतजामिया से वैक्सीन का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। मजीद तफसीलात जानते अपनी नुमाइंदा उम्मे फरवा से। उम्मे फरवा, कल आपकी खबर थी कि वैक्सीन कार्ड जारी नहीं हो रहे, आज 600 डोज का रिकॉर्ड तलब मौजूद नहीं है, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, कोरोना वैक्सीन जो थी सबसे पहले स्टार्ट की गई थी हेल्थ वर्कर्स के लिए। अब सरकारी हॉस्पिटल में दी गई है तो वहां पर से वैक्सीन के गायब होने का जो है वो इंकशाफ सामने आ रहा है। सर्विसेज हॉस्पिटल में 500 से ज्यादा अब तक जो है गायब हो चुकी हैं और अभी जो है जिना हॉस्पिटल से भी ये आ रहा है कि 600 से ज्यादा वैक्सीन गायब हुई है जिसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो MSP इस हवाले से है बताने से अभी तक कासिर है और इस हवाले से MSP बताने से कासिर हैं कि डोज गई तो गई कहाँ? उम्मे फरवा, बहुत शुक्रिया।